स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ है बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो लगातार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पूरा दावा कर रही है कि 27 सालों से जो जीत का ताज उनके सर पर सजता है, एक बार फिर से जनता उनके ही माथे पर विजय तिलक करने जा रही है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्ष जी। सबसे पहले चूंकि हमने चुनाव की बात की है, सबसे पहले सवाल मेरा यही है आपसे कि चुनाव में जीत की तैयारी आपकी कैसी है? ये 27 साल से लगातार चल रहा हुआ गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी का संबंध है। ये संबंध एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता के जो संबंध है, ये दिल से जुड़े हुए संबंध हैं। 2002 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से गुजरात की जनता के साथ मिलके गुजरात को विकास की एक नई गति दी, विकास की एक नई दिशा दी। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो या महिला सुरक्षा की बात हो, देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य गुजरात बना। गुजरात के नागरिकों ने गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलके कानून व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से एक सुधार लाया, 2002 पहले जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि गुजरात के कई ऐसे जिले हैं, पोरबंदर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये शहरों में, ये जिलों में किस प्रकार के बोर्ड लगते थे पहले, ये जिलों के अंदर जब जाते हो तब उनके बॉर्डर पे ये लिखा जाता था कि यहाँ पे गुजरात सरकार के कानून यहाँ से ख़त्म होते हैं और वहाँ के गुंडों के नाम से ये कानून चालू होते हैं। इस प्रकार के बोर्ड वहाँ लगते थे। आज गुजरात देश में सबसे सुरक्षित राज्य के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे मेरी गुजरात की बहनें रात को 2 बजे तक गरबे खेलती है और रात को लेट नाइट लोग अपने फैमिली के साथ इसी प्रकार से फ्रीडम से यहाँ पे घूम सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। गुजरात की जनता का इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा है। तो ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक साथ मिलकर लड़ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 दिसंबर को गुजरात की जनता की भव्य विजेता होगी। भव्य विजय की आप बात कर रहे हैं। बीते जो चुनाव हमने देखे हैं, जो सीटों का सिलसिला है आपका, वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इस बार सीटें बढ़ेंगी किस तरीके से, या फिर बहुमत ही आप छू पाएंगे? किस तरीके से आप इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? ठीक इससे पहला जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जीती। जिला पंचायत इकाई हमने गुजरात की जितनी भी जिला पंचायत इकाई है वो हमने जीती है। नगर पालिका इकाई हमने 90% हमने जीती है। कांग्रेस कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे उनके एक भी कॉरपोरेटर्स नहीं बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की जनता के साथ मिलके गांव-गांव तक जिस प्रकार से विकास के कार्य किए हैं, इससे ठीक पहले चुनाव में, इससे पहले वाले चुनाव में जो लोकल चुनाव जो होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय मिली है और वही विजय अभी लगातार चलेगी। अच्छा, मुकाबला देखा कैसे जा रहा है? क्योंकि इस बार आपके सामने सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, ओवैसी भी लगातार आपको चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो मुकाबला है, ये किस तरीके का मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है या सिर्फ कांग्रेस से टक्कर है? देखिए, ये पहली बार नहीं है। पहले भी इसी प्रकार से शंकर सिंह वाघेला जी, केशुभाई पटेल, ये सब ने अपनी निजी एक पार्टी बनाई थी और इसी प्रकार से त्रिकोणीय जंग कई बार हुआ है। लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार है। यहाँ पे कभी तीसरी पार्टी का कोई स्थान नहीं रहा है। ये साल भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय मिलेगी। पहले भी कई बार कांग्रेस ने इस प्रकार का प्रयास किया है लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। ये वक्त कांग्रेस ने और सब पार्टी के साथ ये प्रयास किया है।
मुझे विश्वास है ये वक्त भी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता की जीत होगी। अच्छा, जब जब चुनाव आते हैं तो सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है समर्थकों के बीच में भी, नेताओं के बीच में भी, नॉमिनेशन को लेकर। लेकिन मैं आपका नॉमिनेशन देख रही थी कि आपने अपना जो नॉमिनेशन था बड़ी सादगी के साथ किया था, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजे के साथ जो नेता हैं वो जाते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। चूंकि मोरबी से आप जुड़े रहे और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना इलेक्शन से ठीक पहले हुई और आप बड़े शांति के साथ इस नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए गए, तो ये सम्मान था उन तमाम मोरबी में जिन लोगों ने जान गंवाई उनके लिए? देखिए, मोरबी का जो हादसा था वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। उसमें कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। इन परिवारों की साथ सद्भावना और ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं उनके लिए दुख व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने बहुत ही सादगीपूर्वक ये वक्त नॉमिनेशन फाइल किए। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने ये प्रयास किया कि मेरे क्षेत्र के सभी लोग एक साथ मिलकर ये सभी परिवारजनों को श्रद्धांजलि दें और ख़ास तौर पे किसी भी प्रकार के बैंड बाजा, डीजे या पटाखे नॉमिनेशन के वक्त फोड़े ना जाए, जिससे कहीं ना कहीं किसी की ख़ास तौर पे कई लोग ऐसे हैं जो जिनका दुख अभी दूर नहीं हुआ है, उनके दुख में हम कहीं ना कहीं सहभागी बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से हमने ये वक्त कोई भी प्रकार का सेलिब्रेशन ये नॉमिनेशन फाइलिंग प्रोसेशन में नहीं किया था। और मोरबी को लेकर चूंकि आप खुद वहां पर रहे, आपने एक एक चीज को देखा, कैसे राहत बचाव कार्य चले, और जब प्रधानमंत्री पहुंचे दुर्घटना स्थल पर तो आप उनके साथ थे, आप उनको तमाम चीजें बता रहे थे। उस वक्त आपकी क्या प्रधानमंत्री से बात हो रही थी और एग्जैक्टली मोरबी में क्या हुआ था, किसकी गलती थी, ये अगर आप बता पाएं तो? देखिए, मैंने आपको बताया कि मोरबी की ये जो घटना है वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी सरकार की सबसे पहली फर्ज ये है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना बने तो सबसे पहले एकदम ठीक से बचाव कार्य समय से चालू हो। मुख्यमंत्री जी ने घटना बनते ही सबसे पहले एक हाई लेवल कमेटी को जांच दी। हाई लेवल कमेटी में कई सीनियर आईएएस आईपीएस हैं। पुलिस ने इस पे एफआईआर दर्ज की। करीबन 1.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने ये एफआईआर दर्ज कर ली। विपक्ष, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स देती हैं क्योंकि ये चुनाव की सीज़न है। मेरी आपसे विनती है कि एक बार आप एफआईआर जरूर से एकदम क्लोजली उसको पढ़ना चाहिए किसी को। ये एफआईआर में बहुत ही क्लियरली हम लोग ने मेंशन किया है कि जो एजेंसी को ये मरम्मत का काम लिया है और जिसने ये पुल पीपीपी मॉडल पे सरकार के पास ये चलाने के लिया है और इसके अंदर ये भूल के अंदर जुड़े हुए सभी लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मास भूल है तो इसके अंदर कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति का खाली नाम डालोगे तो दूसरे सब लोग बच जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमें उसको मास एफआईआर पहले बनानी पड़ती है। उसके बाद जो कमेटी है वो कमेटी इसका इंक्वायरी रिपोर्ट देगी। अभी एफएसएल के रिपोर्ट्स एकदम जल्द आए, उसके लिए सरकार ने खास तौर पे कमेटी एक प्रयास कर रही है। एफएसएल के रिपोर्ट्स आते ही इस पे आगे भी कार्रवाई होगी। इसमें बहुत ही सख्ताई से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार से पूरी रात भर उनकी कार्यालय, प्रधानमंत्री जी खुद मुख्यमंत्री जी के संपर्क में, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी लगातार 4 बजे तक कितने लोग निकले, अस्पताल में क्या व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी खुद घटनास्थल पे आए। घटनास्थल पे आते ही उन्होंने उनके बहुत ही बारीकाई से उन्होंने हर एक चीज़ वहाँ पे देखी। बारीकाई से कैसे ये घटना बनी तब कितने लोग थे, कैसे वो पहुँचे, उनके आने जाने की जगह क्या है, किस प्रकार से ये हुआ। और उनका एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने पूछा कि ये घटना बनने के बाद पहला पेशेंट अस्पताल कितने समय में पहुँचा था। पहला पेशेंट पहुंचने के बाद जब इतने सारे पेशेंट्स आप जब ले जा रहे थे तो किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस 108 की कमी पड़ी, वो समय से पहुंचे या नहीं पहुंचे। अस्पताल पहुंचे तो ट्रीटमेंट ठीक से हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस प्रकार से तैयारी की थी। मतलब प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारीकाई से हर एक छोटे छोटे विषय ये ब्रीच दुर्घटना में उन्होंने खुद ने देखे। लेकिन जैसा आपने एफआईआर का जिक्र किया था, जो विपक्ष है वो लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि एफआईआर में
किसी एक का तो नाम होता है, किसी एक को तो आप जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि वो कंपनी जिस पर जिम्मेदारी थी इस पुल के मेंटेनेंस की, उसने इसका पुनर्निर्माण भी किया और उसके बाद इसे खोल भी दिया गया। और टिकट्स भी आपको पता है किस तरीके से वहां पर धांधली हुई और जितनी संख्या वहां पर होनी चाहिए थी उससे ज्यादा लोग पहुंच गए और हादसा हो गया। देखिए, मैं आपको यही मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार एफआईआर पढ़िए। जो लोग क्राइम के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको आप बोलिए कि एक बार एफआईआर पढ़े। एफआईआर के अंदर हर एक चीज मेंशन की है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का ही नाम लिख के दूसरे और सबको क्यों बचाया जाए? इसमें तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब आएंगे, इसमें कोई बचने का कोई चांस ही नहीं है, ये कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, कोई भी होगा, कोई भी, चाहे वो कितना बड़ा नाम हो, कितनी बड़ी हस्ती हो, जो इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होगी, उसके साथ सख्ती देखिए, मैं होगी। आपको बता रहा हूँ, गुजरात में कोई भी गुनहगार हो, गुनहगार का नाम नहीं देखा जाता। यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं होता। हम एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में खुद स्ट्रिक्टली एकदम सटीक सभी को बोला गया है कि ये जो तहकीकात हो रही है, ये तहकीकात मात्र आज सब लोग को पकड़ लिया जाए, किसी को भी भविष्य में इसमें से कहीं बचने का चांस ना मिल जाए। फॉरेंसिक से लेके सभी नई टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाए और इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस ना चलाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर बोला है। उन्होंने बैठक में, मैंने आपको बताया कि एकदम छोटे छोटे विषयों पे खुद ने बैठक में हर एक विषय को समझा है, हर एक छोटे छोटे विषय को समझा है। इसमें मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ राज्य के गृह मंत्री के तौर पे कि हम एक एक परिवार को न्याय दिलाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा मसला जो गुजरात में चर्चाओं में है और गुजरात के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो है ड्रग्स को लेकर। जो ड्रग्स पकड़ी गई, जिस तरीके से वो मुद्दा उठा, सवाल खड़े हुए कि जो ड्रग्स का नेक्सस है इस प्रदेश में, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से भी लगी हुई हैं, कितना खतरनाक हो सकता है हम सब जानते हैं। उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए कि फेलियर है सिस्टम का, नाकामी है सिस्टम की, और विपक्ष इसको भी मुद्दा बना रहा है। आप मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स माफिया क्या अहमदाबाद शहर के कोई पुलिस स्टेशन में सामने चल के आके ड्रग्स जमा करवा के गए? इसको पकड़ने के लिए गुजरात एटीएस और भारत सरकार की कई एजेंसीज को साहस का काम करना पड़ता है। भारत पाकिस्तान की बॉर्डरों पे गोलियों का सामना गुजरात पुलिस ने किया है और ड्रग्स ऐसे नहीं पकड़ा जाता। ड्रग्स पकड़ने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, जो गुजरात पुलिस ने किया है। आप मुझे ये बताइए कि ड्रग्स पकड़ना गलत है या ड्रग्स का कारोबार चलवाना गलत है? ये देश का ड्रग्स का कैपिटल राज्य कौन सा है, हम सब जानते हैं। पंजाब में ये लोग को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। पंजाब के लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि जब गुजरात इतनी मेहनत करके ड्रग्स पकड़ सकता है तो आप लोग क्या करते हो? चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे दिए थे। ये ड्रग्स पकड़ते पकड़ते कई नेक्सस हमने पंजाब की जेलों में से जो चल रहे हैं वो भी नेक्सस पकड़े हैं। पंजाब पुलिस को हमने कई दफ़ा इनका पत्र लिखा है, वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसकी सीरियसनेस नहीं है उनमें। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हर एक डीजी कॉन्फ्रेंस में ड्रग्स को लेकर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। सभी राज्यों को मिलके, केंद्र सरकार की जो एजेंसीज है वो जिस प्रकार से सभी राज्यों को इस विषय में सपोर्ट कर रही है, वो व्यवस्थाओं का उपयोग करके ड्रग्स के सामने एक कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। खास तौर पे केंद्र की जो एजेंसीज है उसके सहयोग से गुजरात पुलिस ने भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाके बहुत ही बड़े पैमाने में ड्रग्स पकड़ा है। हमने सफलता प्राप्त की है। 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी आज जेल में हैं। मैं यही नहीं समझ पाया आज तक कि जब जब ड्रग्स पकड़ा जाता है तब इन लोग के पेट में दर्द क्या होता है। हम ड्रग्स पकड़ रहे हैं, ये पकड़ा नहीं जाता, ये सामने से आके कोई जमा नहीं करा जाता। और आप भी ये बहुत अच्छी तरह से समझते हो कि इतना ड्रग्स पकड़ना, ये इट इज़ अचीवमेंट, ये कोई डिसअचीवमेंट नहीं है। ये अचीवमेंट को और राज्य को, पंजाब को इसमें काम करना चाहिए। पंजाब के पास और कोई मुद्दे रहे नहीं है उनके पास, तो अब कोई मुद्दे नहीं बचते तब ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। पंजाब की गली गलियों का क्या हाल है? जो कि पंजाब का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का भी एक बड़ा मसला जो गुजरात में चर्चाओं में रहा वो था इलीगल फंडिंग का। वो जो पैसे पाए गए, फिर उसकी जानकारी नहीं मिली, फिर उसके बाद जब पूरा
नेक्सस देखा गया तो समझ में आया कि ये पैसे की फंडिंग कैसे हो रही है, और गुजरात चुनाव में उसकी चर्चा भी है। और अभी जिस तरीके से कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन करना, फिर उसको वापस लेना, आरोप आप पर आना। सबसे पहले मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको इन सब नेताओं को पूछना चाहिए कि इतने पैसे वो लाते कहाँ से। करोड़ों रुपए उन्होंने आंगड़िया के माध्यम से गुजरात के गांव-गांव तक पहुंचाए। किसके लिए, कहाँ से लाए, कैसे लाए? ईमानदारी की बात करते हैं और हवाला करते हैं। सबने देखा किस प्रकार से बारडोली से, अहमदाबाद से, अलग अलग शहरों से उनके पैसे पकड़े गए। ये बातें ही करते हैं खाली। ये बहुत ही बड़ा हवाला कौभांड है, बहुत बड़ा। इसी प्रकार से पिछले कई महीनों से ये लोग अलग जगह से गुजरात के कोने कोने में पैसे भेजने का प्रयास करते हैं, और किस प्रकार से कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस पैदा हो, ये उनका पहले से एक प्रयास था। ये कैसे पकड़ा गया? उनके ही कैंडिडेट कंप्लेन करने आए कि मेरे पैसे चोरी हो गए। चोर भी पकड़ा गया, पैसे कहाँ से चोरी के आए वो भी पकड़ा गया। अब गुजरात पुलिस ने तो अपना काम किया है। उनके कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये दिल्ली आम आदमी पार्टी कार्यालय से ये पैसा भेजा गया और मैं कलेक्ट करने आया था। दूसरी चीज़ कि सूरत के जो कैंडिडेट की आप बात कर रहे हो, मेरा आपसे निवेदन है, आप सुनिए उनको, कैंडिडेट को। एक सामान्य परिवार का कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है। चुनाव का फॉर्म भरते ही आम आदमी पार्टी के अन्य राज्य के कई नेता उनके पीछे फंड के लिए पड़ जाते हैं। वही क्षेत्र के और नेता जिनको ये चुनाव लड़ना था, वो इसकी टांग खींचने के लिए पड़ जाते हैं पीछे। ये व्यक्ति, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, इतने रुपए लाए कहाँ से, कैसे लाए? एक तरफ चुनाव लड़ने का टेंशन, दूसरी तरफ पैसों का टेंशन। तो उसमें भी आरोप तो आप ही पर लग रहे हैं ना कि जब वो नॉमिनेशन वापस लेने के लिए आए तो पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था, आपने डराया, धमकाया। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, बोल रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि नॉमिनेशन खींचने कौन आया था? वो उनका ही उम्मीदवार था। वो नॉमिनेशन खींचना या उसको लड़ना वो उसका डिसीजन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप कैंडिडेट्स पे इस प्रकार का प्रेशर डालोगे तो कौन कैंडिडेट टिक पाएगा? हर एक कैंडिडेट बाहर से रुपए नहीं ला सकता। हर एक कैंडिडेट करोड़ों रुपए कहाँ से लाएगा? आम आदमी पार्टी ने जरूर कई ऐसे कैंडिडेट ढूंढे जहाँ यहाँ वहाँ से व्यवस्था करने वाले लोग, लेकिन ये तो सज्जन आदमी था बेचारा। इस प्रकार का प्रेशर करना ये ठीक नहीं है। इसके अलावा एक वेट द्वारिका का मुद्दा, और पोरबंदर में जिस तरीके से आपने बुलडोजर वहां पर चला, अभी बीते दिनों हमने वो युद्ध स्तर पर कार्रवाई देखी कि बुलडोजर चले, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि वो कार्रवाई गलत थी, आपने किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए बुलडोजर वहां पर चला दिए। ध्रुवीकरण का आरोप लगा, तुष्टीकरण का आरोप लगा। देखिए ये तो ये लोग सालों से यही कर रहे हैं। बेट द्वारका भगवान कृष्ण की धरती है। देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा बेट द्वारका से जुड़ी हुई है। बेट द्वारका की सरकारी जमीनों पे अवैध इमारत खड़ी करनी, मजार खड़ी करनी और इलीगल एंक्रोचमेंट हटाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वही काम हमने किया है। बेट द्वारका पे किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हम नहीं चला लेंगे। ये भगवान कृष्ण की जमीन है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की अवैध मजार हम नहीं चलाएंगे। यही आरोप आप पे लग रहे हैं कि वो जो आपने वहां पर कार्रवाई की है, अवैध अतिक्रमण जिसे आप बोल रहे हैं, उसमें जो वहां रहने वाले लोग थे या जिनका वो कंस्ट्रक्शंस था, उन्हें पहले जानकारी नहीं दी गई, आनन फानन में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई कानूनी तौर पर गलत थी। कानूनी तौर पर सरकारी जगहों पे इमारत बना लेनी वो सही है। हमने कानूनी तौर को संपूर्ण, ये पूरी कार्रवाई कानूनी तौर से ही की गई है। सबको नोटिस दी गई थी। ये सरकारी ज़मीनों पे इस प्रकार के अतिक्रमण करना, और अतिक्रमण को जब आप कहीं ना कहीं डिमोलेशन करते हो तब आप हर वक्त उसको कहीं ना कहीं धर्म से जब जोड़ लेते हो तो ये गलत है।
ये सरकारी जमीन है, रोड है, लोगों की सेवा के लिए जो रोड बनते हैं, आप जब मन पाओ जब कुछ भी बना लो वहाँ पे। धर्म का चूंकि जिक्र कर दिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 12 सीटों पर शायद उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे और कंफर्म नहीं है अभी और उनको कितने उतारने। वो तो सीधा आप पर ये आरोप लगाते हैं कि ये राजनीति आप कर रहे हैं, एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, और गुजरात में भी उसी का परिणाम है वो कार्रवाई जो बेट द्वारका में हुई। नहीं, आप मुझे ये बताइए, भगवान कृष्ण की धरती जहाँ पे देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हो, वो बेट द्वारका के रोड पे जो मन पाए वो जब मन पाए तब कोई भी इमारत खड़ी कर ले, तो क्या ये चलाना चाहिए? मुझे तो दुख है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी जैसे लोगों पे कि किस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। हम आज 2022 में विकास की जब बातें करते हैं तब आप धर्म के नाम पे किस प्रकार से रोड्स ब्लॉक कर सकते हो? ये तो सभी सरकार की जिम्मेदारी है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये स्पष्ट कर लेना चाहिए और आके बोल लेना चाहिए कि बेट द्वारका की धरती पे आप इस प्रकार की मजार, भले वो मजार डुप्लीकेट हो, आप उसको तोड़ो मत, आके बोले। एक और मुद्दा है यूसीसी का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। आरोप ये है, सवाल ये है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी यूसीसी का जिन बोतल से बाहर निकलकर क्यों आता है? उससे पहले क्यों कोई कोशिश, क्यों कोई कदम उठते हुए नजर नहीं आते हैं? ये मुद्दा मेरा जन्म हुआ ना उससे पहले का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के कोर विचारों का मुद्दा ये। भारतीय जनता पार्टी के जो मेन नारे, राम मंदिर बनाने की बात हो, 370 की बात हो, 35A की बात हो, या फिर यूसीसी की बात हो, और भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक सभी वादे खत्म किए हैं, चाहे वो राम मंदिर के हो, चाहे वो 370 के हो। और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि चीफ जस्टिस के अंतर्गत एक कमेटी बने और वो कमेटी यूसीसी की पॉसिबिलिटीज़ पूरे गुजरात में जांचे, और उसके रिपोर्ट के बाद हम ये यूसीसी का जो रिपोर्ट आने के बाद इसको लागू करने के लिए आगे कदम उठाएंगे। आप मुझे ये बताइए, सभी नागरिकों का एक समान कानून, एक समान हक होना चाहिए या नहीं? पूरे देश में होना चाहिए, केंद्र में आपकी सरकार है, अलग-अलग स्टेट्स में हमने राज्य की जो सत्ता है, राज्य की अपनी सत्ता है, कानून में लिखा है, उसका उपयोग किया है, और कानून तो हमने नहीं लिखा, हमने इसका उपयोग करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावना जांचने की शुरुआत की है। इसका समय, कौन से समय होना चाहिए, कौन से समय नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं, सवाल इसलिए ना क्योंकि 27 सालों से आपकी सरकार है, और 27 सालों में अब जब चुनाव एकदम नजदीक है तब यूसीसी निकल कर आया। नहीं, 2700 काम हुए हैं यहाँ पे। समय समय में हर काम होते हैं। जब राम मंदिर का निर्णय आया तब कोई चुनाव नहीं था। 370 का जब निर्णय लिया गया तभी भी कोई चुनाव नहीं था। आप हर विषय को चुनाव के साथ जो जोड़ते हो, ये सही नहीं है। एक और विषय, जब गुजरात की बात होती है तो सरदार पटेल का जिक्र जरूर होता है। अभी कांग्रेस ने एक वादा किया स्टेडियम को लेकर कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो स्टेडियम है उसका नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर कर देंगे। वो विषय बहुत जोरों शोरों से कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। हमारे नेता एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी ही ये विषय पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। खास तौर पे कांग्रेस को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब गुजरात में बनी, देश के ही नहीं दुनिया के लोग सरदार पटेल जी को नमन करने वहाँ पे आते हैं। आज तक इनमें से एक भी कांग्रेसी वहाँ गया नहीं है। आज तक एक भी कांग्रेसी सरदार पटेल साहब के वो प्रतिमा पे जाके नमन करने नहीं गया है। दूसरा विषय, अहमदाबाद में आने वाले समय में एक बड़ा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसका भाग है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक स्टेडियम है, इस प्रकार के 18 स्टेडियम्स बन रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हमने सरदार साहब का व्याप बड़ा किया है। इनमें एक छोटा सा पार्ट है, वो पार्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये विषय को कहीं ना कहीं लोगों में गलत बातें, गलत फहमी पैदा करने का कांग्रेस प्रयास कर रही है, लेकिन मैंने आपको बताया गुजरात की जनता बहुत समझदार है।
तो सबसे बड़ी चुनौती इन चुनावों में आपको क्या लग रही है? जाते जाते इस बात का जवाब जरूर दीजिए कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो इस चुनाव में हर्ष सांघवी जी को नजर आ रही है? मेरा ये मानना है कि गुजरात की जनता हर समय हर चुनाव में एक होकर चुनाव लड़ती है। ये वक्त भी हम लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सकारात्मक विचारों से विकासों के विषयों को लोगों के बीच ले जाके भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हर एक क्षेत्र में ये 2022 के चुनाव को आगे ले जाने के लिए सक्षम है। और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक अलग प्रकार का उत्साह है। गुजरात के नागरिकों में भी ये चुनाव को लेके एक भारी उत्साह नज़र आ रहा है और गुजरात के नागरिकों ने थाम लिया है कि ये वक्त हिसाब एकदम ठीक से करना है। हर चुनाव में गुजरात तोड़ने का प्रयास होता है, हर चुनाव में गुजरात को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। ये वक्त गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि एक ऐतिहासिक फैसला लाएंगे और फिर कभी गुजरात के चुनाव में गुजरात तोड़ने की बात लेके कोई ना आए, इस प्रकार की हम रिजल्ट्स लाएंगे। जनादेश की बात आपने कही। जनादेश जब जनता किसी को देती है तो पूरे विश्वास के साथ देती है कि जिस चेहरे को देखकर उसने जनादेश दिया है वो चेहरा 5 साल तक उनके साथ रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले स्टेट में, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा। आने वाले जो 5 साल में सरकार बनेगी, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे सभी मुख्यमंत्री जियों ने पूरा कार्यकाल किया है। विजय रूपानी जी ने भी 5 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पे गुजरात की सेवा की। आनंदीबेन पटेल जी ने भी पहले मुख्यमंत्री के तौर पे और आज राज्यपाल के तौर पे उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और अब हम गुजरात को भूपेंद्र भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में गुजरात को आगे ले जाने के लिए पूरी टीम हम एक नेक प्रयास कर रही है। तो आने वाले 5 साल तक भूपेंद्र पटेल ही सीएम रहेंगे इस प्रदेश के? ये विषय पे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कई दफा ये विषय क्लियर कर लिया है कि भूपेंद्र भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में गुजरात आने वाले 5 साल आगे बढ़ेगा। चूंकि अमित शाह जी का आपने जिक्र किया तो 370 का जिक्र गृह मंत्री कर रहे थे और इसके साथ ही साथ उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र किया, 3 तलाक का उन्होंने जिक्र किया। सवाल ये है कि जब गुजरात में हम हैं तो गुजरात के मुद्दों से इतर इन बड़े फैसलों के जिक्र करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ये पूरे देश का विषय है। 370 ये मात्र कश्मीर का विषय नहीं है। ये देश के एक एक भारतवासियों के कहीं ना कहीं मन में कई सालों से ये विषय पड़ा था। ये बहुत बड़े विषय है। इसके विषय की चर्चा तो पूरे देश में होती है। राम मंदिर ये मात्र उत्तर प्रदेश में बनने वाला एक मंदिर नहीं है भगवान राम का। ये हमारी श्रद्धा का केंद्र है। मेरे जैसे 100 करोड़ ये देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है। तो राम मंदिर की बातें तो होगी ही, 370 की भी बातें होगी। इसके लिए ही मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। राम मंदिर, 370, 35A, ये सब विषयों को लेके ही हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। देश के कोने कोने में देश के हर एक व्यक्ति को विकास के साथ कैसे जोड़ पाए, इसके लिए हम कार्यकर्ता बने हैं। तो ये विषयों की तो चर्चा हर जगह आएगी। राम मंदिर का विषय भारत की धरती पे नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? ये चर्चा तो हर जगह होगी। और गुजरात के जो मसले हैं उनको देखते हुए जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं, इन पर चर्चा करने से तर बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस और शिक्षक की अगर आपने बात की है, मेरा आपसे मेरी बात छोड़ लीजिए, आप अभी ये इंटरव्यू खत्म करके एक ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। और मेरी आपसे विनती है कि मेरे इंटरव्यू के साथ कांग्रेस ने जो ये ब्लेम किया उसके सामने गुजरात में क्या आंकड़े हैं, 50 साल तक उन्होंने क्या किया और 27 साल में हम लोग ने क्या किया, वो आंकड़े भी आप जरूर से दिखाइए। अब तो राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं गुजरात। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता कह रहे हैं कि वो आएंगे गुजरात और कड़ी चुनौती आपको देंगे। देखिए, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता भारी चिंता में है। राहुल गांधी आ रहे हैं, वो चिंता उनका विषय है और किसी का विषय नहीं है। क्योंकि जब जब राहुल गांधी जी आते हैं गुजरात में, हर एक चुनाव में उनकी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। और वो प्रदर्शन ऐसा होता है कि जब जब वो जहाँ जाते हैं उसके बाद चुनावी रिजल्ट में वहाँ कांग्रेस कभी नहीं जीतती और वहाँ कांग्रेस फाइटिंग मोड में भी नहीं रहती है। तो राहुल गांधी जी गुजरात आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं ये कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता का दुख समझ सकता हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी।
लेकिन ये चिंता का विषय कांग्रेस कार्यालय का है, वो विषय हमारा नहीं है। आखिर में आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करूंगी, क्योंकि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हर वक्त ये बात दोहरा रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल वो गुजरात में लागू करना चाहते हैं, दिल्ली का जो उनका विकास का मॉडल है वो गुजरात में लेकर आना चाहते हैं। इसी वजह से बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी बौखला रही है। तो ये डर है क्या आपके अंदर? दिल्ली की जितनी जनसंख्या है ना, उतने बच्चे तो हमारे वहाँ सरकारी शालाओं में पढ़ते हैं। 40,000 सरकारी शाला है यहाँ पे। वो कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? 5 स्कूल पे डेंटिंग पेंटिंग करवा लो, उसको मॉडल नहीं कहा जाता। यहाँ भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से लेकर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तक चलती है। कोई एक शहर में स्कूल चलाना और पूरे राज्य के गांव-गांव तक पढ़ाई पहुँचानी, ये दोनों में बहुत अंतर है। ये कौन से मॉडल की बात करते हैं? वो 5-10 रुपए की पुड़ी में पैरासीटामोल दवाई देने की, कूड़ों के बीच में तंबू बांध के हेल्थ मॉडल की बात करते हैं। हम कौन से हेल्थ मॉडल की बात करते हैं? मोदी जी का जादुई आयुष्मान भारत कार्ड की। गुजरात के 1.5 करोड़ परिवार में आयुष्मान भारत का कार्ड है। ये मध्यम वर्ग परिवार से जाके पूछिए कि किस प्रकार के पहले दिन हुआ करते थे। एक छोटी सी बीमारी आती थी, सालों साल की बचत खो जाती थी। आज आयुष्मान भारत का कार्ड लेके जाइए, आपको फ्री में ट्रीटमेंट हो जाती है। हम कौन से हेल्थ मॉडल की बात करते हैं? राजकोट में बनने वाली एम्स की बात करते हैं। ये जो छोटे छोटे तंबू वाली है ना, वो तो PHC CHC आज से 25 साल पहले गुजरात में बन गई थी। करोड़ों लोग उससे सेवा ले रहे हैं। हम कौन से हेल्थ मॉडल की बात करते हैं? गुजरात की अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में आज किडनी, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। गुजरात के छोटे छोटे बच्चे जिनको कहीं ना कहीं सुनने की तकलीफ होती है, वो ईयर एड हम लोग 7-7 लाख रुपए एक बच्चों पे खर्च करके वो बच्चों भविष्य में सुन पाए, उस प्रकार के हेल्थ मॉडल की बात करते हैं। हम कौन से हेल्थ मॉडल की बात करते हैं? गुजरात के हर एक तहसील में आज फ्री में डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं। हम कौन से हेल्थ मॉडल की बात करते हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने आने वाले दिनों में हर एक जिला केंद्र पे कैंसर से जो पीड़ित है उनके कीमोथेरापी की बात करते हैं। दिल्ली एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, गुजरात एक राज्य है। ये राज्य की 1600 किलोमीटर की बॉर्डर दरियाई बॉर्डर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये राज्य की कई बॉर्डर, जो जमीनी बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से लेके कच्छ तक हर गांव में जाइए, आप गांव में जाके स्कूल देख के आइए। 500 लोगों की जनसंख्या वाले गांव में, 200 लोगों की जनसंख्या वाले गांव में स्कूल बनानी और शहर के बीच स्कूल बनानी, उस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो समझने की शक्ति उनकी नहीं है। 27 साल से सत्ता में है, एक वो बड़ी उपलब्धि जो आप जनता के सामने रखते हैं, जो आप भी महसूस करते हैं गृह मंत्री होने के नाते कि जो ये एक बड़ी उपलब्धि है, गुजरात में है और कहीं है नहीं? भारतीय जनता पार्टी और जनता, इन दोनों को एक दूसरे का विश्वास, और इन आने वाले चुनावों में कितना विश्वास मिलेगा? ये विश्वास और बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, जिन्होंने फिर से दावा किया है कि ये मुकाबला किसी के बीच में नहीं है, जनता और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है एक बार फिर से बढ़ेगा और एक बार फिर से सत्ता पर आसीन होगी भारतीय जनता पार्टी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।